तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ही बता दिया था मैंने आपको। फ्रक्टोज का अल्फा बीटा फॉर्म कैसे बनता है बता दिया था ना। चलिए, फुरानोज रिंग क्या होता है, पैरानोज रिंग क्या होता है बता दिया था मैंने आपको। तो स्ट्रक्चरल पार्ट जहां तक है वो बता दिया गया था। ग्लूकोज कैसे लिखते हैं, फ्रक्टोज कैसे लिखते हैं, ट्रायोज का मतलब क्या होता है, टेट्रोज का मतलब क्या होता है। अब यहाँ देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट का, अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को आप तीन तरह से डिवाइड करते हैं। दिस टर्म कॉल्ड मोनोसेकेराइड, there is term called oligosaccharide, and there is term called polysaccharide. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ये जो क्लासिफिकेशन है, देखो कार्बोहाइड्रेट को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये क्या है देखिए, जैसे मान लो, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एल्डोज और यहां पे लिख रहा हूं मैं कीटोज। देखो, अब जैसे आप जानते हो कि एल्डोज में 3 कार्बन भी होता है, 4 कार्बन भी होता है, 5 कार्बन भी होता है और 6 कार्बन भी होता है। वैसे तो 7 भी होता है, बट 6 तक आप याद रखिएगा। जैसे अब देखो, ये सब एक तरह के मोनोसेकेराइड्स हैं। जैसे एल्डोज में एक नाम लिखा आपने, अगर मैं यहाँ लिखूं एक नाम, तो आपको पता है कि एक नाम आपने लिखा था, क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको ट्रायोज एल्डोज कहते हैं, 3 कार्बन का होता है। देखो ये ट्रायोज एल्डोज कहते हैं इसको। वैसे देखो एक नाम यहाँ पर है, ये आप जानते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोज वाले पार्ट में था, है ना। फिर देखो 4 कार्बन की बात करें और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, C3H6O3। ये C4 का पार्ट है। देखो इसमें एक नाम आता है, देखो एक नाम पढ़ेंगे आप, ट्रियोज, इरिथ्रोज। देखो ये 4 कार्बन में आता है। मैंने बताया था कि आप HOH के पोजीशन को चेंज करेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। देखो तो थ्रियोज भी है, इरिथ्रोज भी है, ये सब एल्डोज टेट्रोज में आता है। और देखो एक नाम लिखते हैं यहाँ पे, इरिथ्रोलोज कहते हैं, लोज आ जाता है, लोज, LOS। ये टेट्रोज क्या है बताओ, कीटोज है ये। फिर देखो 5 वाले में देखो एक नाम आता है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आता है, डीऑक्सीराइबोज आता है, और इसमें एक नाम आता है, देखो इसे कहते हैं राइबोलोज। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8O4। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10O5। लेकिन इसमें ये जो डीऑक्सीराइबोज होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है।
इसे लिखते हैं C5H10O4 लिखा जाता है। इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये सिंगल ऐसा एक शुगर है, देखो मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिसमें जो रेशियो होता है ना, किसका रेशियो बताओ, जो रेशियो होता है किसका बताओ, CHO का। देखिए जो इसमें CHO का रेशियो है वो 1:1 में नहीं है। देखो इसमें C5H10O4 कहते हैं, और ये कहाँ होता है बताओ, ये होता है डीऑक्सीराइबोज में। ये सिंगल ऐसा एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 में नहीं होता। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा राइबोलोज, कीटोज में आ गया। देखो वैसे जानते हैं आप, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ये सब एल्डोज में है। और कीटोज में देखो नाम आता है, इसको कहते हैं क्या, फ्रक्टोज कहा जाता है। एंड दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। देखो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड कहा जाता है इसको। देखो फ्रक्टोज कीटोज में आता है, हेक्सोज कीटोज कहते हैं फ्रक्टोज को, और ये हेक्सोज एल्डोज कहते हैं इसको, मतलब ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, हेक्सोज, एल्डोज है, जबकि फ्रक्टोज क्या बताओ, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, हेक्सोज कीटोज कहा जाता है। C5H10O4 ये है, देखो डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है। देखो राइबोज का फॉर्मूला वही है C5H10O5, बट डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या है बताओ, C5H10O4 लिखा जाता है। इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला है ये पेंटोज में आता है, पेंटोज एल्डोज कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर की वजह से होता है, बट इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। सिंगल ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन यहां पर क्या बताओ कम होता है, बाकी सब में 1:1 फॉलो होता है। बिल्कुल सही बात है, सब में 1:1। अब इसका ये देखो, अब ये पूछ रहा है, अरे C6H12O6 और क्या, सब में तो 1:1 का ही रेशियो होगा। अरे C5H10O5 है, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ C3H6O3 है, देखो रेशियो क्या है 1:1। यहाँ भी देखो वही है, 1:1 का रेशियो होता है सब जगह। ठीक है, तो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब आप अगर देखो तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड क्या है बताओ, वैसे बता दो एक कंपाउंड और भी होता है, हेप्टोज तक होता है, C7H14O7 भी होता है, ये हेप्टोज में चला जाता है। ये मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल नहीं है, बट 7 तक जाता है। तो मोनोसेक्राइड्स में लिखा जाता है, देखो जो कार्बन का नंबर होता है वो 3 to 7 के बीच में होता है। मोनोसेक्राइड्स में कार्बन का नंबर किसके बीच में होता है बताओ, 3 to 7 के बीच में होता है। समझ में आ गया सबको बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। इसके बाद देखो, अब क्या करो, आप क्या करो, देखो मान लो ये हमने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, ये भी ग्लूकोज है और ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, देखो ग्लूकोज ग्लूकोज, हमने दो मोनोसेक्राइड को जोड़ दिया ना। देखो यहां पर N=2 होता है, N कहते हैं मोनोमर्स को। अगर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड एक से ज्यादा हो, तो अगर मान लो ये 2 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ, इसे कहते हैं डाई सेक्राइड कहते हैं इसको। अगर मान लो ऐसा होता है 1 2 3, 3 ग्लूकोज को जोड़ दो, 3 यूनिट को जोड़ दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसे ट्राई सेक्राइड कह देते हैं। कीटोज में क्यू क्या लिखा है, कहां क्यू लिखा है, कीटोज में क्या लिखा है, अरे ये तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है, इरिथ्रोलोज है, राइबोलोज है, फ्रक्टोज है।
इरिथ्रोलोज, लोज लगा जाते हैं, लोज, LOSE आ जाता है। यहाँ इरिथ्रोज है, यहाँ इरिथ्रोलोज है, ठीक है। राइबोज, राइबोलोज, ऐसे याद रखिएगा इसको। लोज आ गया वो कीटोज हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो कहते हैं इसमें जो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या बताओ, एन का नंबर जो होता है वो 2 to 9 के बीच में होता है। और एन यहाँ क्या बताओ, एन कहते हैं नंबर ऑफ मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। देखो यस, 2 से 9 के बीच में होता है। अगर यहाँ पे एन का नंबर 2 to 9 के बीच में है तो डाइसैकेराइड सबसे छोटा होगा, और 9 कहते हैं नोना सैकेराइड। देखो एक टर्म यूज करते हैं नोना सैकेराइड। नोना सैकेराइड कहता है, नोना सैकेराइड में एन का नंबर 9 के बराबर होता है। एंड दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। अभी बताता हूं रिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, वही मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। देखो तो ये सब ओलिगोसैकेराइड्स हो गया। देखो इसके अंदर अब जो लिखते हैं पॉलीसैकेराइड जो होता है, पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जिसमें एन का नंबर जो होता है वो मोर देन 9 होता है। अगर मान लो एन 10 to एनी नंबर है, 10 to एनी नंबर कहते हैं, अगर इसमें एन का नंबर 10 to कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर तो नहीं होगा, 10 से ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स में एक ही मॉलिक्यूल होता है, ओलिगोसैकेराइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो एक से ज्यादा है, 2 से 9 के बीच में होता है। और अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे जिसमें जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स है वो 9 से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब वो तो ये तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया था। पहले देखो मोनोसैकेराइड समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स, एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड क्या होता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स में एन का नंबर जो होता है, देखो ये मोर देन 9 होता है, मोनोमर्स का नंबर 9 से ज्यादा होता है। 10 मतलब 10 से कुछ भी नंबर हो सकता है। देखो 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 100 भी होगा, 1000 भी होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोनोमर्स 9 से ज्यादा हो उसी को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। एंड व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मोनोमर्स। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड देखो, देखिए जैसे एक नाम है, देखो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये आपने पढ़ा होगा एनिमल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है। अभी तो लिखाया है, सारे टेबल्स में दिखाया गया आपको, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अब देखो ये जो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज है, ये सब एक तरह का डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्यों है वो देखिए अब यहाँ पर। जैसे माल्टोज जो होता है, देखो इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये देखो लिंकेज होता है, और इस लिंकेज को यहाँ पर कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो ये, अब यहाँ पर रिंग का अब स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो अल्फा 1,4 कहां से आया ये समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ देखो, अब यहाँ पर आप क्या करो, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चले
ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज में जानते हैं ये HOH होता है नंबर 1 पे, और 4 पे भी HOH ही होता है। देखो अगर एक ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। बाकी तो आप जानते हैं यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ HOH लिखा जाता है, उससे मतलब नहीं हमें। आपको मैंने ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था लिखने के लिए, है ना? तो ये एक अल्फा ग्लूकोज है। देखो अब एक और बनाओ, देखो ऐसे देखिए, यहाँ पे लिखो HOH और यहाँ पे लिखो H और OH। ये 1 है और ये 4 है। बाकी तो स्ट्रक्चर आप लिखना जानते हैं, है ना बच्चों? अब ये बताओ, ये अलग अलग 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना? अल्फा ग्लूकोज है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अरे ये माल्टोज है। माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बना हुआ देखो, अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा स्ट्रक्चर है। अल्फा क्योंकि ये HOH, देखो OH नीचे है तो ये भी यहाँ भी HOH नीचे है। नंबर करना जानते हैं आप, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स यहाँ पर होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर लिखना बताया था आपको, है ना? अब देखो क्या होगा, यहाँ ये जो H2O होता है, देखो ये देखो एक H2O ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपने निकाल दिया और इस रिएक्शन का नाम देखो, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और इसी को कहते हैं क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन कहता है। एक वाटर यहां से बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ गया ना, देखो एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज का। अरे रुको यार, क्यों अभी इतने परेशान हो रहे हो? अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये थॉमेटीन मोनोलिन पे आ गए तुम लोग। वो मीठा चीज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट बता रहा हूँ ना, ये समझ में आया नहीं? ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर अभी मतलब आप लोगों का ध्यान अभी इस पे नहीं है, आप थॉमेटीन पे चले गए। बेटे जो बताया जा रहा है पहले उसको समझो। भगवान ने बहुत बड़ा दिमाग नहीं दिया है यूज करने के लिए। जो प्रेजेंट चल रहा है पहले उसको समझो, फिर मैं बताऊंगा। आपके अंदर के जो भी भावनाएं जग रही हैं सबको बताया जाएगा, डोंट वरी। पहले ये तो समझो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये समझ में नहीं आएगा फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। देखो तो देखिए यहाँ पर ये जो H2O है यहाँ से बाहर निकल गया, देखो एक H2O बाहर आ गया यहाँ से, तो H2O का निकलना उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, उसी को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना? और उससे क्या होगा बताओ? अब फाइनली जब यहाँ से एक H2O बाहर आ जाएगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ बच गया, देखो देखिए ऐसे। बाकी तो स्ट्रक्चर वही है, देखो जैसा लिखा था आपने वो पूरा लिख लीजिए। यहाँ पर H है और ये भी H है, बाकी पूरा ग्लूकोज बना दो स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। अब बताओ, ये नंबर कार्बन का 1 था और यहाँ पे 4 है। एक बार ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे आ गया, एक H2O तो बाहर चला गया। ये वाला देखो OH इस H के साथ मिल गया, H2O बाहर आ गया। H2O के बाहर निकलने को ही क्या बोलते हैं बताओ? इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर निकलना डिहाइड्रेशन होता है, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बचा, देखो ये वाला डंडा देखो लिख दिया हमने। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ देखो ये वाला पार्ट इसके साथ लिंक हो गया, देखो तो ये 1 है, देखो यहाँ पे 4 है ये, तो लिंकेज का नाम क्या हो गया? देखो अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि दोनों ही अल्फा के फॉर्म में होता है, दोनों ग्लूकोज अल्फा के फॉर्म में होता है, और लिंकेज जो बनता है वो किसके बीच में बनता है बताओ? वो 1 और 4 के बीच में बनता है। एक ग्लूकोज का नंबर 1 और दूसरे के नंबर 4, इसके बीच क्या होता है? रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो लिंक एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या बताओ? उसे कहते हैं
अरे ऑक्सीजन ये है ना, ऑक्सीजन ये वाला, ये ऑक्सीजन ऐसे देखो लिंकेज बना लेते हैं ऐसे, ये H2 तो बाहर आ जाता है और इसी को कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, C6H12O6। तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी बच्चों, हाँ, एक H2 बाहर निकल जाएगा ना, तो एक H2 अगर बाहर निकल जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बताओ? C12H22O11 हो जाएगा। कैसे आ गया देखो, तो C6H12O6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस क्या कर दो बताओ? H2O कर दो, तो तुम्हें फार्मूला किसका आ जाएगा? माल्टोज का। तो माल्टोज एक क्या हो गया? डाइसेकेराइड हो गया, क्योंकि 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है। समझ में आ गया बच्चों ये? और आपने पढ़ा होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में, अब आपने पढ़ा होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में जो सेलेब्री एमाइलेज होता है, नाम याद आ रहा है बच्चों? सेलेब्री एमाइलेज, टाइलिन जिसे कहते हैं, टाइलिन। टाइलिन किस बॉन्ड को ब्रेक करता है बताओ? टाइलिन जो एंजाइम होता है वो किस बॉन्ड को ब्रेक करता है? इसी को ब्रेक करता है, देखो, उसी को कहते हैं अल्फा। हाँ, अब याद आ गया, उसी का नाम क्या है? उसको अल्फा सेलेब्री एमाइलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस लिंकेज को ब्रेक करता है। देखो, वो इसी 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता है, तो ग्लूकोज अलग हो जाता है वहां से, तो उसका नाम अब याद हो गया। उसको अल्फा एमाइलेज क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि वो अल्फा ग्लूकोज को ब्रेक करता है। और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? 1 और 4 के बीच में। तो ये देखो, इसीलिए कहते हैं ना, जैसे बायोमोलिक्यूल का चैप्टर फिजियोलॉजी के पहले क्यों दिया गया है? अब क्वेश्चन वहां पे आ गया अल्फा सेलेब्री एमाइलेज। अब ये अल्फा वर्ड कहां से आया है? ये बायोमोलिक्यूल से आया है। तो बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन का बात बाद में करते हैं एक्चुअली। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, अब मैं बता रहा हूं आपको, ये तो हो गया माल्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? अब देखो लैक्टोज में, लैक्टोज को जानते हो आप, मिल्क शुगर कहते हैं। ऐसे में मसाला होता है, मसाला, मसाला, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, याद हो जाएगा? मसाला याद रहेगा ना? तो ये तीनों डाइसेक्राइड के एग्जांपल हो जाएंगे, देखो, है ना? अब देखो लैक्टोज कैसे बनता है। तो लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और दूसरा गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। तो लैक्टोज का, हाँ, इसमें बीटा आता है, इसमें दोनों ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज बीटा के फॉर्म में होता है, और लिंकेज वही होता है, 1,4 होता है। देखो, तो लिंकेज का नाम क्या हो गया? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें बीटा होता है, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज बीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यस, इसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बेटा नहीं लिखते, बीटा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता, वो उसका डायग्राम होता है। अब देखो सुक्रोज, जिसको आप केन शुगर कहते हैं, इसी को टेबल शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो सुक्रोज होता है उसमें एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज होता है, और लिंकेज देखो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं।
इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज अल्फा के फॉर्म में है और फ्रक्टोज बीटा के फॉर्म में है, और लिंकेज जो है 1 और 2 के बीच में होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ग्लूकोज अल्फा के फॉर्म में है, फ्रक्टोज बीटा के फॉर्म में है, और जो लिंकेज होगा वो 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है? अच्छा बताओ, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा, देखो जितने डाइसैकराइड है सबका फॉर्मूला वही है, C12H22O11 होता है। यस, वही माल्टोज वाला होता है। समझ में आ गया बच्चों ये सबको? अब एक और चीज देखो, यहां देखो, अच्छा बताओ, जैसे मान लो ये एक तरह का मॉलिक्यूल है, ये मान लो आपका माल्टोज है, ये मान लो माल्टोज, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है, लिंकेज 1 और 4 के बीच में था ना? लिंकेज 1 और 4 के बीच में है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा? यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा? यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो स्ट्रक्चर किसका हो गया बताओ? ये हो गया माल्टोज का स्ट्रक्चर। अब हम वापस आते हैं लैक्टोज पे। तो ग्लूकोज और क्या बताओ, गैलेक्टोज होता है, यहां भी वही है, 1 और 4 है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है बताओ? यहाँ पर मिलेगा आपको स्ट्रक्चर कौन सा? 4, और यहाँ पे क्या होगा? 1। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो, अगर मान लो सुक्रोज होता तो यहाँ ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, और लिंकेज जो होता है देखो, ये 1 और 2 के बीच में होता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 4 आएगा ग्लूकोज का, और यहाँ फ्रक्टोज का कोई भी नंबर है। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखिएगा कि आप पढ़ेंगे एक टर्म, देखो एक टर्म यूज करते हैं, देखो यूज करते हैं टर्म रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। समझिए पहले क्या होता है, कैसे आप इसको पहचानते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैसे समझा जाता है? हाँ अभी जाओ बता रहा हूं। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि ये जो 1 वाला पार्ट है, देखो इस 1 वाले पार्ट को कहते हैं क्या? एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। ये एक रिड्यूसिंग कार्बन होता है, और जो 4 वाला पार्ट है देखो, इसको नॉन एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये जो होता है इसको नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है। फ्रक्टोज में नंबर 2 जो होता है ये एनोमेरिक होता है, और ये जो 1 होता है ये भी एनोमेरिक होता है। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, समझिए पहले आप मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर। देखो एनोमेरिक कार्बन होता है जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो नंबर 1 कार्बन पे होता है, और जो आपका कीटोन है वो नंबर 2 पे होता है। तो फ्रक्टोज में नंबर 2 एनोमेरिक होगा और ग्लूकोज में नंबर 1 एनोमेरिक होगा। नहीं पता? ये बताया था हमने लास्ट क्लास में आपको। जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। तो फ्रक्टोज में कीटोन था, नंबर 2 पे होता है वो, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है वो नंबर 1 पे होता है। ये समझ में आ गया आपको? तो एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, ग्लूकोज का 1 पे
और फ्रक्टोज का 2 पे होता है। और याद रखिएगा कि किसी भी मोनोसेक्राइड में या डाइसेक्राइड में उसका एक एंड जो होता है उसे आपको एनोमेरिक होना होगा, तभी वो रिड्यूसिंग होता है। देखो, अरे इसमें क्या है, देखो आपको याद है कि CHO लिखते हैं ना, ग्लूकोज पे नंबर 1 कार्बन पे होता है, और कीटोन पे जो होता है देखो ऐसे, ये कीटोन लिखते हैं ऐसा, देखो ये नंबर 2 पे आता है। आप देखना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज नंबर 1 पे आता है ना एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज का कीटोन नंबर 2 पे आता है। तो जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस है वही आपका एनोमेरिक कार्बन का पार्ट होता है। और एक चीज याद रखिएगा, देखो अब यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं उसको, पहले आप समझिए इसको। रिड्यूसिंग कार्बन या ऐसे रिड्यूसिंग शुगर must have one anomeric carbon at their ends। ये चीज याद रखिएगा, एनोमेरिक कार्बन वही, देखो रिड्यूसिंग शुगर वही होते हैं, जैसे देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा था ना, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे लिखा था आपने एल्डिहाइड, नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ये कार्बन एनोमेरिक होता है, ठीक है। फिर देखो कीटोन में क्या था, C फ्रक्टोज में देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये था देखो यहाँ पर नंबर 2 पे था ये, तो ये कार्बन यहाँ क्या बताओ एनोमेरिक होता है, ठीक है। और देखो रिड्यूसिंग होने के लिए, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग होने के लिए उसके एक एंड पे, कम से कम एक एंड पे एक एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए। अब यहाँ देखो, आप देखो माल्टोज में देखो माल्टोज में ये जो एंड है ये एनोमेरिक है, लेकिन ये एंड क्या बताओ इसका नॉन एनोमेरिक है, लेकिन एक एंड तो एनोमेरिक है ना इसका, तो माल्टोज क्या हो गया, माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो लैक्टोज में क्या है बताओ, सेम चीज है, देखो इसका भी ये वाला एंड, जो इसका राइट एंड है वो क्या बताओ, वो एनोमेरिक कार्बन वाला पार्ट होता है, तो ये भी क्या हो गया बताओ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी रिड्यूसिंग हो गया, देखो ये शुगर। बट इफ यू टॉक अबाउट देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1 और 2 देखो एनोमेरिक साथ में आ गया, देखो ये इधर भी नॉन एनोमेरिक होगा और इधर भी क्या होगा बताओ, नॉन एनोमेरिक होगा, एंड दैट्स व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं इसको। हर देखो एब्जॉर्प्शन मोनोसेक्राइड का होता है, एब्जॉर्प्शन मोनोसेक्राइड का होता है, और सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन गैलेक्टोज का होता है बॉडी में। अब वही जो मैंने कहा नॉन रिड्यूसिंग क्यों, तो देखो ना इसकी, अब ये बताओ ये एंड भी क्या है इसका बताओ, नॉन एनोमेरिक है, ये एंड भी इसका नॉन एनोमेरिक है, और ये एंड भी क्या है इसका बताओ, नॉन एनोमेरिक है, क्योंकि एनोमेरिक तो साथ में आ गया ना बीच में। मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक एंड क्या होना चाहिए इसका, एनोमेरिक होना चाहिए। देखो ग्लूकोज है ना, इसका फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक होता है और फ्रक्टोज का नंबर 2 एनोमेरिक होता है, तो दोनों तो साथ में आ गया ना। अरे एनोमेरिक बता तो दिया, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट देखो यहाँ पर एल्डिहाइड में, देखो ग्लूकोज में नंबर 1 पे होता है एनोमेरिक कार्बन, ये होता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन गैलेक्टोज का होता है। और देखो नंबर 2 पे फ्रक्टोज का होता है एनोमेरिक कार्बन।
तो देखो ये दोनों साथ में आ गए, तो ये क्या हो गया बताओ, दोनों ही क्या हो गया बताओ, एनोमेरिक एनोमेरिक साथ में आ गया ना, एंड दैट्स व्हाई सुक्रोज का दोनों एंड कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे उसको, उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है उसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और उसका एग्जांपल है सुक्रोज। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों आपको यहां तक? चलो ठीक है, अब ये बताओ, देखो एक और कंपाउंड है, देखो उसे कहते हैं ट्रिहेलोज। ट्रिहेलोज ये इंसेक्ट वगैरह मिलता है। ट्रिहेलोज में क्या है, देखो इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ही होता है, लिंकेज 1 और 1 के बीच में होता है। तो मुझे बताओ ट्रिहेलोज जो होगा ये इंसेक्ट वगैरह में मिलता है, ट्रिहेलोज जो होता है ये इंसेक्ट में मिलता है, इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में लिंकेज होता है 1 1 के बीच में, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रिहेलोज भी एक क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। इंसेक्ट शुगर कहते हैं, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में मिलता है ये, इंसेक्ट का जो हीमोलिम्फ होता है ना उसमें मिलता है ट्रिहेलोज, और ट्रिहेलोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल, जो कि 1 1 साथ में आ गया है, दोनों एनोमेरिक साथ में आ गया है इसका। देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आते हैं, एमटीजी का फिंगर टिप्स आता है, अली वाली किताब आती है, कोई भी एक किताब, कोई भी एक प्रैक्टिस बुक होना चाहिए आपके पास, जिसमें क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए आपके पास बुक, ठीक है। एमटीजी फिंगर टिप्स भी अच्छी किताब है, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स लिखा हुआ आता है बुक को, ठीक है। चलो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, डॉक्टर अली अच्छी किताब है, हाँ वहां से नहीं कर सकते हैं। एमटीजी वाली किताब आती है या अली वाली किताब आती है, दोनों अच्छी किताब है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया आपको, दिस इज ऑल अबाउट। हाँ तो करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए बताओ, ये समझ में आ गया आपको सबको? चलिए ठीक है, अब देखो एक और शुगर होता है, इसको रेफिनोज कहते हैं। रेफिनोज जो होता है, देखो ये एक ट्राइसेकेराइड है, ये प्लांट में मिलता है, प्लांट शुगर कहते हैं इसको, रेफिनोज को। रेफिनोज में एक ग्लूकोज होता है, एक गैलेक्टोज होता है, और एक फ्रक्टोज भी होता है। अब इसमें अल्फा बीटा वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी देखो डाइसेकेराइड तक ही रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में एक्चुअली क्या है। पहले मुझे ये बता दो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बताओ। C18H32O16। हाँ जी बच्चों, क्या होगा इसका बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा रेफिनोज का? तो कैसे निकालेंगे C6H12O6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और -2H2O करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो लिंकेज देखो, 1 और 2 वाटर निकलेगा यहां से ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, C18H36O18 माइनस 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, हो गया C18H32 एंड O16। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रेफिनोज होता है। देखो एक और है, देखो ये भी प्लांट में मिलता है, टेक्योस कहता है, टेक्योस, ये भी प्लांट का ही एक शुगर है,
टेक्योज, ये टेट्रासेकेराइड होता है। टेक्योज को क्या बोलते हैं? इसे टेट्रासेकेराइड कहा जाता है। और इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें ग्लूकोज होता है, 2 गैलेक्टोज होता है और 1 फ्रक्टोज होता है। इसे कहते हैं टेट्रासेकेराइड, क्योंकि 4 होते हैं इसमें ग्लूकोज, मतलब यूनिट इसमें 4 होते हैं। तो ये अब आपको यही याद करना, देखो ओलिगोसेकेराइड में आपको 3 चीज याद रखना है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। टेक्योज में टेक्योज सिंपली टेक्योज कहते हैं। टेक्योज एक टेट्रासेकेराइड है जिसमें 4 यूनिट होते हैं, 1 ग्लूकोज, 2 गैलेक्टोज और 1 फ्रक्टोज होता है इसमें। ये प्लांट में मिलता है, इसे टेट्रासेकेराइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा था कि ओलिगोसेकेराइड जो होता है ये 2 से स्टार्ट होता है, 9 तक जाता है, लेकिन आपको 9 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप डाई याद रखें, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टेक्योज का फॉर्मूला बताओ। टेक्योज का फॉर्मूला क्या होगा? C24H42 and O21। ठीक है, बन जाएगा। करना क्या होगा इसमें आपको, C6H12O6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और -3H2 कर दें आप। देखो C6H12O6 सबका तो C6H12O6 ही है ना, 1 2 3 4 यूनिट है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितने वाटर निकल गए? 1 2 3। तो कितने वाटर निकलते हैं बताओ? वाटर निकलने का फॉर्मूला क्या है बताओ? N-1। देखो वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है, रिलीज जो होगा देखो ये होता है N-1, where N is the number of monomers। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, रिलीज हो गए, तो उसका फॉर्मूला होता है N-1 और N क्या बताओ? नंबर ऑफ मोनोमर्स कहा जाता है। लिखो, रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि 5 मॉलिक्यूल को जोड़ दें या 6 मॉलिक्यूल को जोड़ दें तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे उससे। तो उसका फॉर्मूला होता है N-1, where N is the number of monomers। अरे मान लो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखा हमने, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, हमने 4 मॉलिक्यूल को जोड़ दिया। देखो अब मैं पूछ रहा हूं इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड का फॉर्मूला क्या होगा? N-1, where N is the number of मोनोसेकेराइड कह देते हैं। अब ये टेक्योज का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तुमने, वो ये केमिस्ट्री इतना भी नहीं आप लोगों को यार, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? ये C24 हो गया, H48 हो गया, O24 हो गया, -6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन हो गया। देखो यहां से अब ये भी बताना पड़ेगा कैसे लिखते हैं इसको। तो ये कितना हो गया? C24 H12
सॉरी 48 है ना, ये कितना हो गया बताओ, H 42 और O कितना हो गया बताओ, 21 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं करना, ये सब नाम क्यों अपने लिए ले रहे हो, पेंटासेक्राइड है क्या, कुछ नहीं, आप दिमाग से निकाल दो, ये ऐसा कुछ नाम नहीं होता, नो नीड। टैक्यूज होता है, टैक्यूज याद रखिए केवल आप, ठीक है? बहुत सारे देखो मोनोमर्स, इतने सारे आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, सारे आइसोमेरिक फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स होते हैं, सबको याद नहीं करना, ठीक है? H42 कैसे आ गया भाई साहब, यहाँ H48 है और -6 हाइड्रोजन है, तो कितना होगा, 42 होगा ना। यहाँ पर 16 कहाँ लिखा हमने, यहाँ पर कहीं पे, ग्लूकोज का 16 कहाँ, ग्लूकोज का 16 लिखा हुआ है, अरे यार ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज के मतलब C6H12O6 के ही 16 अलग अलग आइसोमर्स होते हैं। अब O21 कैसे आ गया, अब ये लीजिए, अरे O24 यहाँ पर है, -3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये लोग, आप मुझे थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ाने दो पहले इन लोगों को, बहुत बेसिक में प्रॉब्लम है भाई तुम लोगों का, तो ये लिखा हुआ है C6H12O6 को 4 से मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को पहले, तो ये हो गया C, मेरे ख्याल से 6 का टेबल भी आता होगा आप लोगों को, तो C24 है, H12 4 जा 48 होता है और O6 4 जा 24 होता है। हाँ जी, अंश, जिसको समझ में नहीं आ रहा, निशांत सचदेव, ये समझ में आ गया पहले आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ -3H2O, क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहां से, तो ये हो गया देखो, -3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन भी तो होगा, तो देखो यहाँ 48 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना हो गया, C24 H42 O24 है और 3 ऑक्सीजन माइनस करना, O कितना हो गया, 21 हो गया। आ गया मिस्टर निशांत सचदेव, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे तो बेसिक सा केमिस्ट्री है भाई, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी बता रहा हूं आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं अभी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ऐसा लिखा हुआ है अगर आपके बुक में CO2 4, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 4 कार्बन और 8 ऑक्सीजन, ठीक है? चलिए ओके, अब यहां देखो, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। देखो अब ये पॉलीसेकेराइड्स क्या है वो समझो पहले आप, यहाँ याद रखिएगा, पॉलीसेकेराइड्स में पहले 2 नाम लिखते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, और एक लिखते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स में 2 नाम लिखा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज लिखा जाता है। स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में देखिए, कुछ नाम बता दूं आपको पहले, एक नाम है सेलुलोज का, एक नाम है काइटिन का, एक नाम होता है हेमी सेलुलोज भी होता है,
आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया हुआ है सेलुलोज और काइटिन के बारे में। ये स्ट्रक्चरल है। स्टोरेज में देखो, अब हम बात करें प्लांट का और एनिमल्स का। तो प्लांट में 2 एग्जांपल आता है देखो, एक नाम है स्टार्च का और एक नाम है इनुलिन कहते हैं, इनुलिन, INULIN। ये प्लांट में होता है और एनिमल में इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। अभी बताऊंगा क्या होता है। इनुलिन एक अलग चीज होता है, स्टार्च भी अलग चीज होता है ना। अब आपको ये सब कुछ डिटेल से पढ़ना है कि ये चीजें क्या होती हैं, स्टार्च क्या होता है, इनुलिन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है ना। और मुझे लगता है कि अब आपका समय भी समाप्त हो रहा है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये स्टार्च कैसे बनता है, इनुलिन कैसे बनता है, ग्लाइकोजन कैसे बनता है, सेलुलोज और काइटिन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है।